Hello everyone. So now I will take the PYQ number 25 in the transformer series. The core of a two-winding transformer is subjected to magnetic flux variation shown below. Find the waveform of the secondary induced EMF would be. अब देखिए थोड़ा सा ये एक डिफरेंट टाइप का एक प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर बोल रहा है द कोर ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शोन. राइट. तो यहाँ पर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है. राइट. और यहाँ पर उसके जो टर्न्स हैं, प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न्स, वो भी मेंशन किया हुआ है. प्राइमरी टर्न्स इज गिवन 200, सेकेंड टर्न्स इज गिवन 500. और यहाँ पर एक फ्लक्स का वेरिएशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट. अब ये जो वेव फॉर्म दिया है इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि दिए हुए ऑप्शंस में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करेगा. फाइंड द वेव फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी. तो बेसिकली हमें सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेव फॉर्म निकालना है. अब देखिए हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब चूंकि हमारे पास फ्लक्स का वेरिएशन मालूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की यदि हम लोग बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन हम लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा. दिस इज गिवन द एन डी फाई बाय डी टी. ओके. एंड चूँकि अभी यहाँ पर ये बोल रहा है कि फाइंड फॉर द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अभी हम इसको सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इसको E2 लिख देते हैं. तो E2 विल बी इक्वल टू N2 डी फाई बाय dt. We will not write the phi 2 here because the transformer is a constant flux machine, so that will remain phi. So d phi by dt. तो बेसिकली अभी हमको इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना होगा और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके we can find the wave form for the given flux variations. तो अब देखिए, अब इस वेव फॉर्म को गौर कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पर 3 इंटरवल में यहाँ पे वेव फॉर्म डिफाइंड है. एक है 0 से 0.6 के बीच में, दूसरा है 0.06 से 0.1 सेकेंड के बीच में, और जो तीसरा है वो 0.1 सेकेंड से 0.12 सेकेंड के बीच में है. तो यदि हम यहाँ पर देखें 0 से 0.00 से 0.06 सेकेंड के बीच में, तो ये एक अपवर्ड स्लोप दिख रहा है हमको, एक अपवर्ड स्लोप है. फिर यहाँ पर यदि हम बात करें कांस्टेंट है, उसके बाद अगेन ये एक डाउनवर्ड स्लोप है. राइट. सो वी कैन से बेसिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट इज अ रैम्प, दिस इज अ स्टेप एंड दिस इज द अगेन रैम्प सिग्नल. दिस इज द अपवर्ड रैम्प, दिस इज द डाउनवर्ड रैम्प. तो अब क्या करना होगा हमको उसको 3 इंटरवल में डिफाइन करके इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 की वैल्यू निकालनी होगी और उसके रिस्पेक्ट में हमको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा वेव फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है. राइट. तो अब देखिए, तो अब यदि हम इसको 3 इंटरवल में यहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है, तो अभी देखिए यदि हम लेते हैं तो फर्स्ट इंटरवल, यदि हम बात करें इसके फर्स्ट इंटरवल का, तो फर्स्ट इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ पर से व्हेन द t इज़ मोर देन 0 एंड दैट विल बी दी 0.06. So if we'll take the first range of t less than 0 and 0.6 here, so we can do one thing now. So this is the range for the first रैम्प सिग्नल, दिस इज़ फ्रॉम 0 to 0.6. अब देखिए यहाँ पर, तो अभी हमको यहाँ पर N2 तो हमको मालूम है ये दिया हुआ, दिस इज़ द 500, बट हमें फ्लक्स की इक्वेशन निकालनी होगी फॉर दिस अपवर्ड स्लोप. तो मैं इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ. तो दिस इज़ नाउ सी हियर, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स इज़ गिवन 0 and 0, and this I can take the x coordinate is given 0.06 and y coordinate is given 0.009. right here. So now if I'll, अब अभी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फ्लक्स का इक्वेशन निकालना होगा. तो फ्लक्स का इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली अभी हम वी कैन कंसीडर दिस इज़ द काइंड ऑफ रैम्प सिग्नल और वी कैन से वी हैव ए लाइन. तो हमें लाइन का इक्वेशन बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा. तो वी कैन टेक this coordinates which is given as the x1 y1 and I can take this is the x2 and the y2. So we can use the formula as the y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to x minus x1. So if we say the y minus y1, so y coordinate is phi, so we can say the phi minus y1, this will be 0, will be equal to y2 minus y1, so 0.009 minus y1 is 0 and this x2 minus x1 is given 0.06 minus 0. right.
So now we can write the x minus x1. So x is what is t. So this is given the t minus 0. So we write the t minus 0. तो जो फ्लक्स का इक्वेशन होगा वो आ जाएगा 0.009 divided by 0.06 into t. So this is the flux equation we have got for this range when t is more than 0 and has to be less than 0.06. So now we have to find the value of E2. तो यदि हम E2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर आप देखिए तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी. N2 विल बी गिवन इज हाउ मच. N2 विल बी गिवन एज 500 एंड d5/dt जब करेंगे हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.009 डिवाइड बाय 0.06. सो नाउ फर्दर विल सॉल्व दिस वन. So we'll get this is how much. This is coming 75, right? So we can say this E2 will be equal to how much. So this E2 will be equal to how much. So E2 we can take, this is coming how much. This is coming 75 volt. So this E2 will be 75 volt. Okay, so we have taken this for the first interval 0 to 0.06. So now if we'll go for the second interval, and see here the second interval where the t is varies from 0.06 to 0.1. Second interval t is from 0.06 to 0.1. So this is, so here in the second interval we can directly see if we need to find the value of E2 for this range E2, then we can say N2 is how much, is 500, and d5/dt we need to find. We need to find the d5/dt. Now you can see the flux is constant here for this interval. So if the flux is constant, so if we take the differentiation, so this become 0. So 500 into 0. So basically we can say E2 will be how much. This is the 0 volt. So this E2 will be 0 volt for the second interval. Now if we take for the third and the final interval here, right? So now for this you can take, if they will take the t is more than 0.1 and less than of 0.12. So if we take for this range, so again we have one downwards slope here. So I can take it as in this manner. So I can give the coordinates is given for x coordinate is given what? X coordinate is given 0.1 and y coordinate is given 0.009, and this given the here the x coordinate is given 0.12 and y coordinate is 0. So again we'll apply the line formula, then we can find it as equation. और यहाँ पर हम इसको किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं. तो यदि मान लीजिए मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ और इसको x2 और y2 बोल देते हैं, तो यहाँ पर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा. तो again we have to apply the y minus y1. So y is 5 minus y1 is given 0.009 equal to this given the y2 minus y1. So 0 minus 0.009 divided by this given the x2 minus x1 0.12 minus 0.1. Okay, so now this given the y minus y1. So y is t minus is given 0.009. Right, so this is the t equations. So now further we'll solve this one. So we'll get this, the flux is equal to, this become the minus 0.009 divided by this given the 0. This become the 0.02. Okay, and this become the t minus 0.009, and this become the plus, we can say, and x minus, sorry, this will be here the x minus x1. So this will be 0.1. So has to be 0.1, right? So now if we further will solve this one, so this become the 0. This is 0.1. So this become the 0.009. So again now we have to find the value of E2. So this N2 is given 500. So differentiate this whole term with respect to time. So this constant becomes 0. This constant this becomes 0. So we'll get how much? We'll get minus 0.009 upon 0.02. So if we'll solve this one, so we'll get minus 2 to 5 volt. Minus 2 to 5 volt. We'll get E2.
ओके तो अब यहाँ से हम E1 जो ये हमें इंड्यूस्ड में P2 की वैल्यू आई है, इसको देख के हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। तो अभी आप देखिए, फॉर द फर्स्ट रेंज यदि हम बात करें तो फर्स्ट रेंज के लिए कितना आ रहा है 75 वोल्ट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में हो सकता है, सेकेंड नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन। तो बी और डी पॉसिबल नहीं है, ए और सी में कोई एक होगा। अब आगे देखिए A2 0 है, तो 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कितना रहा -90, लेकिन हमारा कितना रहा -225 वोल्ट। तो बेसिकली जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो क्या होगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। मैंने एक डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया स्टेप बाय स्टेप कि हाउ विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट आपको थोड़ा सा भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्टली वेव फॉर्म से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते थे कि देखिए यहाँ पर ये अपवर्ड स्लोप दिया हुआ है, तो अपवर्ड स्लोप का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे रैम्प का बनेगा स्टेप, तो स्टेप सिग्नल अपवर्ड ही आना चाहिए, तो ये अपवर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट आएगा, डाउनवर्ड स्लोप के लिए डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पर भी डाउनवर्ड आएगा, तो ये बी और डी पहले ही कट जाएंगे, केवल ए और सी बचेगा। तो इफ़ विल फाइंड, अब देखिए यहाँ पर 75 कॉमन है, तो इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इफ विल फाइंड फॉर ओनली द थर्ड इंटरवल you can get the answer. So this question you can solve in a second if you have a good concept. So I hope आपको ये question clear हुआ होगा. If you have doubt then ask in the comment box. Thank you.